पहले बता दूं कि एपीयू का इंटरव्यू जो होता है ना वो क्या होता है। मतलब दे आर वेरी पेक्यूलियर अबाउट मोटिवेशन फॉर योर स्टडीज। ठीक है, मतलब उसको लेकर वो बहुत देर तक पूछ सकते हैं। मतलब दे कैन आस्क फॉर एन आवर की तुम्हारा मोटिवेशन क्या है तुम्हारे सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो जैसे अगर डेवलपमेंट स्टडीज की बात करते हो और दोनों ही लिखते हैं है ना पॉलिसी का, तो वो तुमसे मल्टीपल वे में ये पूछ सकते हैं कि मतलब घूम फिर के फिर दोबारा भी पूछ सकते हैं। जैसे एक बार तुमसे पूछा कि व्हाई डू वांट टू डू फॉर गो फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, क्यों ऑप्ट करना चाहते हो। और कुछ नेगेटिव भी वो खुद से बोलेंगे कि इसमें तो जॉब भी नहीं है, इतनी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ऐसा नहीं है, फिर क्यों आप करोगे, है ना। यू कुड हैव गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स या अदर कोर्सेज। तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि सोशल सेक्टर में ये इस सेक्टर में तुमको जाना है तो ऐसा नहीं है कि सोशल सेक्टर में जॉब नहीं है या फिर जॉब है, इस तरह से हम बात नहीं करते। सोशल सेक्टर का जो पढ़ाई है इट्स जस्ट वन ऑफ द स्टेप टू क्रिएट अ कैरियर। जो ये पीजी कोर्स करते हो वो फर्स्ट स्टेप्स है कैरियर क्रिएट करने का। जनरली हम क्या सोचते हैं कि पीजी करने के बाद वी विल गेट प्लेस्ड एंड वी विल स्टार्ट आवर कैरियर, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पीजी करने के बाद पहले कुछ साल आपको जो जो कुछ साल जो आपका जॉब है दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ योर ट्रेनिंग। या फिर हो सकता है रिसर्च आप करते हो, है ना। या फिर हो सकता है कि केवल आपको इंटर्नशिप के लिए जॉब लगती है, तो फॉर अ ईयर और 2 ईयर आपको एक फेज और रखना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एंड देन यू गेट अ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन इट। तो आप ऐसा जैसे बोलता है कि जॉब है या नहीं ऐसा मतलब नहीं है, यू वांट टू बी देयर इन दिस फील्ड। और दूसरी चीज ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि अब डेवलपमेंट सेक्टर के ग्रेजुएट हैं तो आपको डेवलपमेंट सेक्टर में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। यू कैन बी वेल एक्सेप्टेड इन प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो फॉर मेनी अदर प्रोफाइल्स। जैसे मान लो कि कल बात हो रही थी कि जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कॉर्पोरेट है, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रूरल मार्केट। ठीक है, तो रूरल मार्केट जो है या फिर सोशल मार्केट्स, मतलब सोशल मार्केट्स करने का मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं या होलिस्टिक अप्रोच रखना चाह रहे हैं सो दैट कि पूरी सोसाइटी उनके प्रोडक्ट को अच्छी समझे। जैसे अगर मान लो कि कोई बीएमडब्ल्यू कार की कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सारा फोकस जो है उसी सेगमेंट ऑफ लोगों पे ध्यान देगी जो लोग उस जिनके पास वो इनकम रेंज है जिसके लिए वो बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं। The awareness or technology or brand building, everything that they do very holistically for the entire mass। तो ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को, मतलब तुम जो पढ़ रहे हो उसको ट्विस्ट करके थोड़ा ट्विक करके यू कैन मेक योर सेल्फ एलिजिबल फॉर दीज कंपनीज ऑल्सो। तो जॉब की कोई कमी नहीं है अगर आप एलिजिबल हो, इफ यू कैन परफॉर्म, इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड डेवलप रिक्वायर्ड स्किल्स। अब रिक्वायर्ड स्किल्स मैं तो बोल दिया, लेकिन आपको उस रिक्वायर्ड स्किल्स का नाम पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली exactly उससे हमारा मतलब है। तो जब आप ये सारी चीज से कर लेते हो तो आप प्राइवेट और कॉर्पोरेट के लिए भी वेल एलिजिबल हो सकते हो। एट द सेम टाइम इसके बाद जितने भी अदर पीजी के वो हैं ऑप्शंस निकलते हैं, जैसे यू कैन गो फॉर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, रिसर्च प्रोग्राम कहने का मतलब क्या हुआ, आप इवन मैनेजमेंट में भी रिसर्च कर सकते हो। आफ्टर डेवलपमेंट स्टडीज मैनेजमेंट में रिसर्च कर सकते हो, अपने डेवलपमेंट स्टडीज में भी रिसर्च कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रीम है उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। पॉलिसी डीएस से पॉलिसी और पॉलिसी से डीएस दोनों में रिसर्च कर सकते हो, पॉलिसी में रिसर्च कर सकते हो। एंड यू कैन एक्ट एज एन एकेडमिशियन और रिसर्चर फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, है ना। तो ऐसे करके आपको अपनी जो स्कोप है, अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी। अब बात आती है कि नॉट एवरीवन विल एलिजिबल फॉर रिसर्च, नीदर नॉट एवरीवन विल लाइक टू गो फॉर प्राइवेट कंपनीज और नॉर एवरीवन विल गो फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स। तो ऐसा अपने आप को जस्ट मतलब वो करके रखना है कि समझ के रखना है कि आपका इंटेंशन या आपकी जो लाइफ गोल्स हैं वो किस डायरेक्शन से मूव करती हैं, है ना।
मैंने तो ये भी बताया कि इफ यू आर मतलब जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट या इवन 1 साल का ड्रॉप आउट भी है, तो जैसे मान लो कि अगर आप लेट्स से मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 20 के आसपास के एज के बच्चे होंगे, है ना, 21, 19, 21, 22। आप 2 साल करते हो तो 22 हो जाएगा, है ना, दैट विल गो 22 to 24। फिर उसके बाद आप इसके बाद 2 साल अगर आप थोड़ा लो पेइंग जॉब भी या फिर जो भी नॉर्मल जॉब भी करते हो तो 24 से 26 हो सकता है। एंड देन यू कैन गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम आल्सो। मेरा पॉइंट है कि यू विल ऑलवेज हैव अ चांस टू मूव अहेड इन योर कैरियर फॉर कॉर्पोरेट फील्ड। और यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तो जो लोग यहाँ एमबीए कर रहे हैं, है ना, जो जो इस जगह पे जहाँ पे आप डीएस कर रहे थे वहाँ एमबीए कर रहे हैं, और उनका जो प्रोफाइल इस समय जो होगा, मतलब आफ्टर जैसे ये 25 और 27 हो गया ना, ये इसी तरीके से देखा जाता है, तो इस जगह पे जो लोग एमबीए करके टायर 2 या टायर 3 कॉलेज पे जो लोग यहाँ पहुंचेंगे और उनकी जो प्रोफाइल होगी, उनसे बेटर आपकी प्रोफाइल हो सकती है और होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिकॉज जितना बाद में आप एमबीए करते हो, जितना मेच्योरिटी के साथ एमबीए करते हो, उसका आउटपुट उतना ही बढ़ता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एपीयू इज अंडरस्टैंडिंग योर कोर्स वेल एंड finding out different opportunities that you can have through your course। अब रही बात की डेवलपमेंट स्टडीज है क्या, मतलब व्हाई डू यू स्टडी डेवलपमेंट स्टडीज, है ना, और क्या क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं, उसका लर्निंग आउटकम क्या है और स्किल आउटकम क्या है। ठीक है। तो अब ये जो आउटकम है, अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको ये भी पता चलेगा, इट इज मच मोर देन, मच मोर तो नहीं बोलेंगे, बट इट इज सफिशिएंट टू गेट यू अ जॉब एनीवेयर, है ना, किसी भी कंपनी में यू कैन प्रोफाइल विद दैट काइंड ऑफ लर्निंग आउटकम और स्किल आउटकम। ठीक है। तो मुझे कोई बताओ जिसने भी पढ़ा है तो डेवलपमेंट स्टडीज के कोर्स में लर्निंग आउटकम मतलब कंसेप्ट वाइज क्या सीखोगे और स्किल वाइज क्या सीखोगे, बोलो तो जरा सा। सर लर्निंग आउटकम्स में उनके कोर कोर्सेज हो गए, लाइक जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वो सब जो भी इंडियन हिस्ट्री, ये सब बताते हैं। नहीं, जैसे वो तो हुआ, देखो पहले तो ये बहुत 360 डिग्री अप्रोच टू सी द सोसाइटी है। अब इसमें 360 डिग्री अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि हम ऑफ कोर्स ठीक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, है ना, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, है ना, इसके बाद इकोलॉजिकल, साइंटिफिक, एनवायरमेंट, ये सारी पर्सपेक्टिव से ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर को स्टडी करना चाहते हैं, है ना, कि हाउ एवरीथिंग डज मैटर, है ना, या मेक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। अब इसमें हर चीज को रिलेट करना आपको समझना पड़ेगा, जैसे हाउ, मतलब कई सारी जो प्रॉब्लम हम आज देखते हैं जिसके लिए हम परेशान होते हैं कि उसको सॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता, वो इसलिए होता है दैट इज वेरी मच इनहेरिटेड इन आवर सोसाइटी। टू रूट इट आउट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, मतलब वो एक पॉलिसी और एक सॉल्यूशन बना के हम उसको हटा नहीं सकते। ठीक है। दैट्स हाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। और मतलब प्रॉब्लम भी दो तरह का अगर हम आइडेंटिफाई करें तो एक सोशल इश्यूज होते हैं, है ना, और एक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो थोड़ा सा लोगों के लाइवलीहुड और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, है ना, अभी डील करते हैं। और सोशल इश्यूज में मेनली हम लोग सोशल इश्यूज, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस पे हम ज्यादा बात करते हैं। फॉर बोथ ऑफ द केसेस देयर आर न्यूमरस। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम पॉइंट आउट करने जाएं कि हाउ मेनी सोशल इश्यूज दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, या हाउ मेनी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी, तो वो मतलब इट विल नियर टू
नॉट इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे, बट दिस टू मच टू टेकन केयर ऑफ एट वन टाइम। ठीक है, तो आपको जब आप पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपके दिमाग में जैसे, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, सो नॉट एवरीबॉडी विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट फ्रॉम द सेम कोर्स। ठीक है, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि यू विल बी मेनली फोकसिंग ओवर सोशल इश्यूज, और कोई ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा डील करे। और फिर उसमें भी पार्ट्स हैं, है ना, कि लाइवलीहुड है या ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, माइक्रो लेवल पे या माइक्रो लेवल पे। अच्छा, ये दो वर्ड हम क्यों बोलते हैं, माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, का मतलब बताओ तो। So micro means जब स्पेसिफिकली एक रीजन का और एक प्रॉब्लम आप देखते हो, और मैक्रो इज आप लार्जर मास पर्सपेक्टिव से देखते हो चीजों को। बिल्कुल ठीक है, मतलब स्टेट के बेसिस पे, है ना, या नेशन के बेसिस पे पूरा। और माइक्रो जो है वो हाँ इंडिविजुअल भी हो सकता है और बहुत स्मॉलर यूनिट ऑफ सोसाइटी हाँ हो सकता है, वो गांव भी हो सकता specific, है ना। एंड दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मतलब इफ विल टॉक, तो ऐसा भी है कि पॉलिसीज टू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट या इंटायर रीजन्स डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम attempts for local welfare is also very important. So that's why we have introduced the system of three tier democracy, कि हमारा सेंटर होगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे, है ना, जिसमें लेजिस्लेटिव होगा, और उसके बाद स्टेट में एमएलए के बाद अंदर में आपको कई सारे विलेज और वार्ड्स के भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। Although the democratic system looks robust and effective, but it is not, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम किसी सरपंच का या फिर विकिपीडिया पे ही जाके देख लो, उसका अगर केआरए देखोगे ना, इट इज मच मोर देन अ पर्सन कैन थिंक ऑफ, विद अ सिमिलर, मतलब स्मॉलर, ये सिमिलर तो नहीं बोलेंगे, विद द कैपेबिलिटी दैट बाय व्हिच दे आर बीइंग सेलेक्टेड। अब हम तो उसमें सिलेक्शन में तो हमने रख दिया है कि वो पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी सरपंच बन सकते हैं या फिर इलेक्टेड मेंबर बन सकते हैं, है ना। और हमने उनको एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी एक दे दिया है कि वो उसका सेक्रेटरी का काम किया, और काम हमने उनको दिया है कि आप एजुकेशन के न्यू एवेन्यूज और इरिगेशन के न्यू टेक्नोलॉजी भी ध्यान दीजिए। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम एज अ वर्क ऑफ अ मैनेजर और मतलब फ्रॉम अ पर्सन हु कैन, मतलब वन कैन ओनली परफॉर्म दोज KRAs only if he is eligible और capable enough। बट हमने इलेक्शन के लिए उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं डाली। तो ये रोबस्ट दिखने के बावजूद भी ये फेलियर सिस्टम है ना। वी आर नॉट गेटिंग दैट एडवांटेज बाय, मतलब व्हिच वी हैव थॉट व्हाइल मेकिंग इट, है ना। तो मैक्रो लेवल पे माइक्रो लेवल पे भी आपको डेवलपमेंट इश्यूज को अलग से डील करने हैं, तो उसमें भी सोशल पर्सपेक्टिव और ये सारा पर्सपेक्टिव तो आपको रखना ही रखना है। तो आप ये लिख रहे हो ना, नोट्स बना रहे होगे ना, तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं, ज्योग्राफिकली what are the advantages that we get in particular region और what are the disadvantages that we get in particular region। तो देखोगे कि ज्योग्राफिकली जैसे किसी एरिया में बहुत एरिड लैंडस्केप है, या किसी एरिया में बहुत वेट लैंडस्केप है ना, या कोई एरिया जो है वो बॉर्डर के पास या सी शोर के पास है, तो हर जगह पे अलग अलग, और इंडिया एज अ बिग कंट्री, है ना, वी डू हैव ऑल द वेराइटीज ऑफ लैंडस्केप दैट वी कैन थिंक ऑफ। हमारे पास रेगिस्तान भी है और हमारे पास वेटलैंड भी है ना, हमारे पास वो पहाड़ी भी, पहाड़ पठार और मैदान, हर तरह की चीज है। मतलब इवन वी हैव घाट्स आल्सो, है ना, एंड वी हैव वन ऑफ द, मतलब मोस्ट एक्सटेंडेड, क्या बोलेंगे उसको, सी बॉर्डर, है ना ऑल्सो। तो हमारी जो वो है, क्या बोलते हैं, जो लैंडस्केप्स है, उसकी वेराइटीज बहुत है। तो अब बात है कि जैसे अगर हम इंटायर इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बात करें, तो डिफरेंट प्लेसेस पे, आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉल मैप काइंड ऑफ थिंग, इसको तुम लोग सिंसियरली मत लेना, है ना। तो जब जब सारी चीजें उसमें क्या है कि विद इन अ नेशन दे कैन बी डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, है ना, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेड की फैसिलिटीज है विद इन द स्टेट्स। तो ऐसा भी नहीं है कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड कि एक प्लेस के प्रोडक्ट दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते। तो एक जगह का ज्योग्राफिकल एडवांटेज और दूसरे जगह का ज्योग्राफिकल एडवांटेज को हम मैच करके भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी इक्वेशंस को, ये सारी रिलेशनशिप को
कोरिलेशंस को समझना ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो आप हर तरह के एस्पेक्ट्स मतलब ज्योग्राफिकली हाउ वी आर डिफरेंट है ना, तुम देखोगे कि जो कल्चर है अलग अलग जगह पे, उस कल्चर के कंपोनेंट्स जो है उस जगह की ज्योग्राफी के कारण भी आते हैं, है ना। जैसे फेस्टिवल किसी एरिया का जो है वो मोस्टली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, है ना। वो जैसे तुमको पता है कि एग्रीकल्चरल साइकिल पे भी फेस्टिवल्स बनते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव ड्रेसिंग स्टाइल्स या फूड हैबिट्स और लैंग्वेज तो चलो ठीक है, वो तो आइसोलेटेड वे में डेवलप हुआ, but dressing style, food habit, and other cultural components also are based on geographical ये मतलब इसके का इम्पैक्ट के कारण होता है। इकोलॉजी ऑफ कोर्स ज्योग्राफी से इकोलॉजी डिपेंडेंट है, और फिर इकोलॉजी से ह्यूमन लाइफ बहुत इन्वायरमेंट में इफेक्ट होती है और इम्पैक्ट होती है। तो हमारी रिचनेस ऑफ नेचर और इवन मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बहुत पेड़ पौधे हैं तभी आदमी खुश है। मतलब इवन वी हैव लाइफ इन रेगिस्तान, मतलब वो क्या बोलते हैं in Thar also, or we have life in deep forest zone also, ठीक है। तो साइंस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दैट यू नो कि जैसे 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 टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वर्ल्ड वाइड, और जो जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते जा रहे हैं, द रिसेंट एग्जांपल इज सो वी हैव चेंज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, है ना। because of everybody now, most of the people now are having smartphone and they can have access of data or information from worldwide। तो ये इसका भी बहुत इम्पैक्ट है, और ये केवल एक तरह का कल्चरल इम्पैक्ट मैंने बताया, इसका इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट है, इसका लाइवलीहुड पे भी बहुत इम्पैक्ट है। तो तुम इवन जस्ट थिंक ऑफ कि अगर तुम एक छोटी सी पहलू तुम लेते हो अपने लाइफ की या लोगों की लाइफ की, सो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कैन गेट इम्पैक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। लास्ट में इन्वायरमेंट भी है, और ऊपर से ये सारी चीजें भी डायनेमिक है। चलो हिस्ट्री के केस में तो तुम बोल सकते हो कि दैट इज कंसिस्टेंट, जो हिस्ट्री है सो है, बट पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ज्योग्राफी इवन है ना, इकोलॉजी, साइंटिफिक, environment, every other aspect, other type of ये things that which impact है ना on human welfare, वो सब डायनेमिक है। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑल वेरिएबल्स इन वन मतलब इन अ सिंक इज द की लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। एंड जितना हमने बोला इसी से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2 years may not enough, है ना, is not enough to understand everything that we are supposed to be knowing। और दूसरा क्या है कि in fact most of the things are still not established, है ना। Basically even in all the years जो भी हमारे प्रोफेसर्स रहे हैं या साइंटिस्ट तो नहीं बोलोगे, जो रिसर्चर्स रहे हैं, they haven't explored everything yet। तो वो भी आपको पता चलेगा कि देयर आर लिमिटेशंस इन आवर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल दिए कि ऐसा इम्पैक्ट है तो आप सबको पता है कि क्या इम्पैक्ट है ना। देयर इज लिमिटेशंस बिकॉज देयर वर ऑलवेज कैविट इन देयर रिसर्च, और दे कुड नॉट, है ना, परफॉर्म द रिसर्च इन अ वे दे वांटेड टू। तो वो सब्सटेंशियल जैसे सब्सटेंशियल नहीं, उसको बोलेंगे कि एक्यूरेसी रिसर्च में नहीं आ पाती है कई बार, है ना, रिलायबिलिटी नहीं आ पाती है, तो ऑल दोज रिजल्ट्स दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू अंडरस्टैंड दीज, है ना, इज नॉट अवेलेबल। तो एक तो 2 साल काफी नहीं है, जितने भी रिसर्च हुए हैं वो भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो आपको हो सकता है रिसर्च करना पड़े, कुछ ऑब्जर्वेशन करना पड़े, और मेनी ऑफ द टाइम यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ऑब्जर्वेशन ओनली, जिसको आप थ्योरेटिकली स्टैब्लिश नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म मतलब उसको साइंटिफिकली स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि यही चीज है। तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप ओपिनियन क्रिएट कर सकते हो। एंड टू डू दैट, है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी ओपिनियन क्रिएट करने के लिए यू नीड एक्सपर्टीज, मतलब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, and this is very tough to complete this in 2 years, but still, है ना, when you go to at the same time see, मतलब ये तो हुआ कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और आपको पता चल गया कि हम इसका 10% 20% भी नहीं सीख सकते। नाउ विथ ऑल दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमको पैरेलली ये भी ध्यान देना है कि व्हाट आर वी लर्निंग थ्रू, व्हाट आर वी लर्निंग इन टर्म ऑफ डूइंग। तो अब इस पे क्या है कि जब हम समझते जाते हैं, करते जाते हैं, तो आपको पैरेलली आपको इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है,
फिर आपका प्रोजेक्ट्स पेपर वगैरह होगा, है ना, लाइव प्रोजेक्ट्स और पेपर्स होंगे। इस सब के थ्रू जो है आपको इन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बोला जाएगा। सो इफ यू गो टू अ विलेज, है ना, यू विल बी आस्क्ड टू ऑडिट द इकोनॉमी ऑफ विलेज। अब ये इकोनॉमी ऑफ विलेज ऑडिट करने का मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हैं, कितने लोगों की क्या इनकम है, किस सोर्स से इनकम है, ऐसा एक मेजरमेंट करना, है ना, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और कितना, अगर अगर हम गांव की जीडीपी की बात करें या गांव का टोटल आउटपुट की बात करें, तो उसमें किस किस चीजों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये ऑडिट कर सकते हो। दूसरा एक एक गवर्नमेंट का भी ऑडिट होता है, पंचायती राज का एक ऑडिट का सिस्टम होता है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। वो आजकल ऐसा हो गया है कि कोई भी रूरल एरिया में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, तो उसको उसको उस हिसाब से ये एक मतलब ये है एस्टैब्लिश्ड मॉडल है, जिसको गवर्नमेंट ने वो दिया हुआ है, स्वीकृति दी हुई है या फिर परमिट किया हुआ है। तो इस एस्टैब्लिश्ड मॉडल के अंदर में गांव की ऑडिट की जाती है, और उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट वो किया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद फिर आप गांव छोड़ो तो आप ये इन्वायरमेंट और उसके रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। आप रूरल से अर्बन एरिया में भी मूव करोगे तो सिमिलर गोल्स होंगे। एंड यू नो देयर आर मतलब जो प्रॉब्लम है, जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है, जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, या फिर अवेयरनेस लेवल है, वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाता है रूरल और अर्बन एरिया में। ठीक है, तो रूरल और अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके लिए उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, है ना। तो ऑडिट, सॉल्यूशंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, आपको मान लो कि कोई रनिंग प्रोजेक्ट है जिसकी इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसके थ्रू आपको लर्निंग मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन की, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एंड हाउ यू कैन टैकल विद दैट। तो ऑन ग्राउंड जो प्रॉब्लम होती है, ये तो मैंने बहुत लोकल लेवल पे बोला, इसको तुम मैक्रो लेवल पे भी ले जा सकते हो कि नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी कैसे बन रही है। तो ये सब चीजें भी आपको बताया जाता है, so that you can be the part of that group and contribute accordingly। तो ये सारे आपके स्किल आउटकम है। और नॉट ओनली दिस, इसके बाद आपका रिसर्च आप कर सकते हो, है ना, रिसर्च लर्निंग है। फिर आपको अवेयरनेस का है कि आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, है ना, यू कैन क्रिएट लाइवलीहुड, यू कैन सॉल्व लोकल इशूज, है ना। एक मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी आ जाएगी कि सारे लोकल इशूज को सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल बाय लर्निंग दोज, मतलब इंटर्नशिप्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स और पेपर्स के थ्रू, या फिर प्रैक्टिस के थ्रू, यू कैन लर्न हाउ टू डील विद क्विक, डील विद द इशूज इन अ वे, जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट की तरह उसको डील करना कैसे सीख सकते हैं। और ये कैसे होता है, आपको फिर से सिखाया जाता है थ्रू केस स्टडीज वगैरह, पहले के अटेम्प्ट्स, ठीक है, और कहीं कहीं के सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स और फेलियर अटेम्प्ट्स को बताया जाता है। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स को जब आप सीखते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ, व्हाट वाज द क्रिटिकल फैक्टर। हाँ प्रज्ञा, ये मैं थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू इसके बाद लेंगे हम, तो मुझे एपीयू के लिए थोड़ा वो करना पड़ा, इस क्लास को मोल्ड करना पड़ा, सो दैट पीपल कैन परफॉर्म वेल देयर। तो अगर मॉक किसी को देना भी है ना, तो अलग से भी टाइम ले सकता है अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आस्क फॉर टाइम। ठीक है प्रज्ञा। तो केस स्टडीज है, जो मान लो कि कोई सक्सेसफुल केस स्टडीज है, जैसे तुम अपने बैंगलोर में मान लो पढ़ रहे हो एपी में, एंड देयर यू हैव अ केस स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली इन असम, है ना। तो हम सक्सेसफुल केस स्टडीज को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सो दैट वी कैन नो कि क्या कस्टमाइजेशन किया गया वहाँ पे लोकल लेवल के लिए, और क्या 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 क्रिटिकल फैक्टर्स थे सक्सेस के लिए। और कभी कोई फेलियर अटेम्प्ट है हम उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है, फेलियर अटेम्प्ट को भी पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट वाज द फ्लॉ वाज देयर इन दैट प्रोजेक्ट, सो दैट मतलब उस तरह के फ्लॉज को हम ना आने दें। ठीक है, तो डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं वो बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। गोल्स क्रिएशन भी एक आपका स्किल्स हो सकता है ना। गोल क्रिएशन की कैसे हम उसको ध्यान दें कि कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि एक कंप्लीट स्ट्रेटजी क्रिएट करना, है ना, माइलस्टोन के साथ। तो ये सारे आपके स्किल्स आउटकम हुए
जो आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सी जितना चीजें मैंने बोला, दिस ऑल आर नॉट पॉसिबल टू लर्न इन दोज 2 years। आप इसका एक पार्ट ही ले पाओगे, ठीक है, बिकॉज एक्सप्लोरिंग ऑल द कंसेप्ट, नोइंग ऑल द, क्योंकि आपको आप सारे सब्जेक्ट समझने पड़ेंगे। इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक के परस्पेक्टिव से भी आपको समझना है, इकोनॉमिक्स भी यूज होगा, हिस्ट्री भी यूज होगा, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, तो आपको पता है कि nobody can learn these much of things in just 2 years। तो फिर भी we try to do it maximum। that's why डेवलपमेंट स्टडीज के ग्रेजुएट जो होते हैं, सारे ग्रेजुएट्स में एक जैसे नहीं दिखेंगे, है ना। they all will have different agenda in their mind or different kind of expertise in the mind। somebody would be very good in relating welfare with environment, or somebody would be very good in अंडरस्टैंडिंग जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। और हर आदमी को उसी सेगमेंट में फिर काम करने का मन करता है जिसकी जहाँ नॉलेज और जानकारी आपकी अच्छी है। तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए, जितनी चीजें मैंने अभी बताई, इसके आपको क्लैरिटी रख के देन यू कैन डिसाइड इन अ वे, मतलब आप बता सकते हो वहां पे इंटरव्यू में कि व्हाई डीएस इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई डू यू वांट टू डू डीएस। ठीक है, अब ये स्किल्स अगर आप में आता है, एंड सिंस लॉट मेनी पीपल, आप एम्प्लॉयमेंट का क्या है कि जब से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि सीएसआर 2% का होना चाहिए 500 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले कंपनी का, या फिर जब से कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे मान लो कि फिलैंथ्रोपिकल एक्टिविटीज बढ़ी हैं रिसेंट ईयर्स में, नेम इट बिग रिच पर्सन जैसे बिल गेट्स हुआ या ओबामा हुए, या फिर ओबामा वाज नॉट रिच बट ओबामा हैज, मतलब ही हैज द नेटवर्क टू मोबिलाइज फंड, और कई सारे दूसरे रिच पर्सन्स हैं, दे हैव नाउ स्टार्टेड, इवन अजीम प्रेमजी हिमसेल्फ। सो इन लोगों फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो है, शिवनादर, है ना, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, एंड दैट्स व्हाई ऑल द अदर पीपल आर कमिंग इनटू दिस फील्ड कि अब इसमें भी हमें उतनी ही एफिशिएंसी चाहिए जितना हम कॉर्पोरेट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, उतनी ही एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस चाहिए जितना हम कॉर्पोरेट के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब क्या है कि पहले जो सोशल वर्क या सोशल वर्क से रिलेटेड काम होता था तो हम किसी को भी एम्प्लॉय कर लेते थे। नाउ दे अंडरस्टैंड कि ऐसा ऐसे करने से हमारा काम ही खराब होगा, तो बेटर हायर पीपल विद बैकग्राउंड इन इट और दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दिस। तो इसलिए रिसेंट टाइम्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ी है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि नौकरी तो है नहीं, बट तो तुम ये सब लॉजिक बता सकते हो कि सीएसआर है, या वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, और या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर यूएन बेस्ड है ना, इन सब के भी प्रोजेक्ट्स वो जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड करते रहते हैं ना, मतलब दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बजटिंग सिस्टम, तो उनके प्रोजेक्ट्स में, या फिर तुम्हारे एनजीओज हुए, इनके नंबर्स भी बढ़े हुए हैं, तो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज बढ़ने से एनजीओज को ज्यादा फंड मिलता है। एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड दिस पॉलिसी ऑफ एटीजी, थैंक आई थिंक एटीजी बोलते हैं, जिसमें अगर आप एनजीओ को पैसा देते हो तो उस पैसे का इनकम टैक्स आपको नहीं देना होता है। तो बेसिकली मतलब वहां पे भी सेव होता है, तो पीपल आर लाइक मोटिवेटेड टू प्रोवाइड और फंड एनजीओज आल्सो। तो ऑल दीज थिंग्स है ना, और इतना पैसा होने के बाद लोगों की एक डिमांड फॉर एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ी है ना, इफेक्टिवनेस भी बढ़ी है, और मैनेजमेंट एस्पेक्ट, और एक होता है ना कि एक्यूरेसी का एस्पेक्ट, वही बात हुआ, इफेक्टिवनेस एक्यूरेसी को ही बोलते हैं, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी जो है वो दोनों का एस्पेक्ट आया है। पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर दीज थिंग्स इन देयर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें क्या है कि अब ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और देयर आर ओनली फ्यू इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन ट्रेन यू इन दिस एस्पेक्ट और सोशल सेक्टर एस्पेक्ट में। तो इस हिसाब से अगर अगर कोई बोलता है कि जॉब नहीं है, तो यू कैन कन्विंस देम कि नहीं, इनफ जॉब है। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब हियर, यू कैन प्रोसीड और यू कैन गो अहेड फॉर रिसर्च, है ना, और रिसर्च और फर्दर कोई और स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे कि बाहर जाके तुम पॉलिसी का या फिर डेवलपमेंट का बेस पे कोई और एक एक्सटेंडेड कोर्स भी कर सकते हो, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो से कि फिर हम इंटर्न्स या सिमिलर प्रोफाइल या किसी तरह के मतलब कॉर्पोरेट के में भी हम जॉब ढूंढ सकते हैं, है ना। दीज डेज कॉर्पोरेट आर ऑल्सो नॉट, देखो आजकल naukri.com का अगर तुम देखोगे ना, तो पहले जिस प्रोफाइल पे सिर्फ एमबीए लिखा होता था,
now they have started writing as कि MBA या पॉलिसी या डेवलपमेंट या सोशल वर्क ये सब भी चलेंगे. तो मेनी प्रोफाइल हैज नाउ चेंज देयर, मतलब कॉर्पोरेट हैव चेंज देयर हायरिंग स्ट्रेटजी. तो कॉर्पोरेट में भी आप जॉब कर सकते हो और आफ्टर डूइंग फ्यू ईयर जॉब यू कैन मूव फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए आल्सो. तो कैरियर एस्पेक्ट्स के लिए अगर कभी बात हो तो ये बोला जा सकता है, इसके लिए तुम बोल सकते हो. सो नाउ वी हैव डेल्ट विथ टू क्वेश्चंस कि डेवलपमेंट स्टडीज में क्या है ना, क्या उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन सब क्या में से कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है. फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू डू आफ्टर डेवलपमेंट स्टडीज. तो वो हमने बताया कि इस तरह के कई चीजें हैं व्हिच यू कैन सी और visualize yourself doing it after the course, and long term में you can achieve some big goal through this also, है ना. बिकॉज जो देखो कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है आदमी की, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में मैच्योरिटी कैसे आती है, जितना ज्यादा वाइड हॉरिजॉन से आप चीजों को देखोगे पढ़ोगे उस, और उस रिस्पेक्ट में डीएस से अच्छा कोई कोर्स ही नहीं है. डीएस या इनफैक्ट कोई भी सोशल सेक्टर का कोर्स जो है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं. Because that they will give you opportunity to see things in all the aspects that is possible, है ना. जैसे मान लो कि मतलब ऐसा वो कहीं रिस्ट्रिक्ट करते ही नहीं है पढ़ाई में. ठीक है, तो आप जो कोर्स करिकुलम भले ही उस सारी चीजों को अकोमोडेट नहीं कर सकता, बट विद द कोर्स यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन द स्टडी प्रोजेक्ट्स, है ना. कई बच्चे जो होते हैं जो चीजें आपके पेपर में नहीं होती है, सब्जेक्ट पेपर में नहीं होती, उसको एज अ प्रोजेक्ट सीखते हैं. और ये एमबीए में भी होता है. जैसे हम लोग के टाइम में जब हम एमबीए कर रहे थे तो नॉलेज मैनेजमेंट वाज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, तो हमने नॉलेज मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट कर लिया. सिमिलरली एचआर इवैल्यूएशन वाज नॉट एचआर इवैल्यूएशन वाज नॉट देयर इन द ये सिलेबस, तो हमने उसका एक समर ट्रेनिंग में उसका एक प्रोजेक्ट ही कर लिया. तो ऐसा नहीं है कि आप एक पूरा पेपर पूरा सेमेस्टर पढ़ते हो तभी उस पेपर की नॉलेज होती है. आप इन बिटवीन जो प्रोजेक्ट्स और पेपर्स करते हो, यू बेसिकली टेंड्स टू ऐड मोर थिंग्स इन योर बकेट देन द पेपर इज प्रोवाइडिंग और देन द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग. तो थ्रू प्रोजेक्ट्स और पेपर्स आप अपनी एलिजिबिलिटी को मोल्ड कर सकते हो, अपने एलिजिबिलिटी को किसी पर्टिकुलर तरफ अलाइन कर सकते हो. ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो और माइक्रो, किसी भी तरफ में जा सकते हो जस्ट बाय डूइंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन दैट रीजन और जोन. तो आपके पास हो गया कि आप डेवलपमेंट स्टडीज क्या है, क्या पढ़ने लिखने जा रहे हो, क्या लर्निंग आउटकम है, क्या स्किल आउटकम है, ये समझ गए तुम. और सेकंड, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एवेन्यूज क्या क्रिएट हो सकती हैं. तो हमेशा इसी टर्म में बात करना है. आप लोग थोड़ा क्या करते हो, कई बार आप लोग नहीं, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बहुत अपने आप को वो एक सिंपैथेटिक पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं कि हम तो दुख समझते हैं गरीबों का और हमने खूब सारा देखा है लोगों का दुख, और मुझे लगता है कि इनके लिए कोई कुछ करे, है ना, तो हम ही आगे आ गए, तो अब ये कोर्स करके हम करेंगे. ठीक है, मतलब यू आर मोर सेंसिबल टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम, ये ठीक है ना, आम जनता से ज्यादा हो, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग डेवलपमेंट स्टडीज देन एनी अदर जॉब ओरिएंटेड कोर्स, है ना. बट दैट इज नॉट द जस्ट द रीजन टू गो फॉर अ कोर्स. ठीक है, तो आप अपनी सेंसिटिविटी को बता सकते हो कि दैट इज देयर, है ना. यू फील like doing something for them, and when a course is giving both the opportunity, and a course is making you professional in that area, and also the course is giving you professional opportunity to work for the people or work for the issues that you have always thought to work. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब ये वर्क लाइफ बैलेंस बनने वाली बात हो गई, है ना, कि आप वही काम कर रहे हो जो आपको पसंद है, एट द सेम टाइम यू आर बीइंग अ प्रोफेशनल देयर. तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकता है. देयर इज अ चांस टू राइज इन आल्सो, और उसमें भी प्रोफेशनल कैरियर बनने के साथ उसमें भी जब जितनी आगे बढ़ोगे उतना आपका आउटकम जो है वो बड़ा होता जाएगा, और अथॉरिटेटिव जब हो गया, अथॉरिटी जब मिलेगी तो आपके कंट्रोल में भी ज्यादा चीजें आएंगी. तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. दूसरा मैं आपको बता दूं जो हिडन फैक्ट्स है, इस फ्रेटर्निटी में आपको स्टार्ट बहुत ही स्लो हो सकता है, लेकिन बाद में जो राइज है वो अच्छा खासा आपको मिलता है ना. एंड जैसे अभी मैंने देखा कि जो हार्वर्ड का ये सेंटर है, दिल्ली सेंटर है, ठीक है, हार्वर्ड का जो दिल्ली सेंटर है उस मतलब दिल्ली में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है, जो उसके हेड है, ही इज सोशल वर्क ग्रेजुएट. ठीक है, सोशल वर्क ग्रेजुएट है, और उन्होंने करीब 10 साल 12 साल उन्होंने he has worked for different different NGOs,
है ना, अच्छे एनजीओ के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको उस समय तक यंग थे, थोड़ा उनकी मोबिलिटी और वो अच्छी थी, फास्ट थी, प्रोडक्टिव थे, तो ही हैज वर्क फॉर एन एनजीओ और अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया। एट दैट टाइम ही इग्नोर्ड द मॉनिटरी पार्ट ऑफ ये, ऑल्दो सैलरी वाज नॉट दैट बैड, बट ऑल द टाइम अगर अच्छा काम करने जाओ तो उसका आउटपुट ही आप काउंट करने लगते हैं। बट नाउ आफ्टर 10 year with his work or with his experience, he easily got the job of head of the institution here in Harvard University. तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या करे क्या नहीं करे, यू विल स्टार्ट गेटिंग चांस आफ्टर फ्यू इयर्स। आपको आपको फिर कभी ऐसा नहीं होगा, यू विल बी स्टक इन योर लाइफ। और आपको ये भी पता है कि अगर आप इससे आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो आगे चल के बाय डूइंग एक्सक्लूसिव एमबीए वगैरह का कोर्स। तो देयर इज नो dearth ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो, ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रगल है ना, बट स्ट्रगल कहाँ नहीं है। अब जैसे लोग एमबीए करते हैं, दोज पीपल हु आर ग्रेजुएटिंग इन 2020 और 21, वो अच्छे से अच्छे एमबीए के पास भी स्ट्रगल हो गया, और उनका स्ट्रगल तो कहीं ज्यादा स्ट्रगल हो गया, बिकॉज द बार दे हैव सेट फॉर देमसेल्फ इज टू हाई, है ना। तो आपके लिए तो वो चीज नहीं रहेगा, तो इसलिए स्ट्रगल को इग्नोर करने वाली बात है। वो है ही, सारे फील्ड में है, एंड बेसिकली ये स्ट्रगल आपको ज्यादा अच्छा इसलिए लगेगा बिकॉज यू विल बी वर्किंग वेयर यू वुड लाइक टू, है ना, ये आपका इंटरेस्ट एरिया है, और ऐसा आप सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम, इसलिए आप इसको ज्यादा पसंद करोगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है कि वाई एपीयू। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजों समझने के बाद आपके पास आता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको एकदम एज इट इज इसी टर्मिनोलॉजी में पूछे, जैसे हम आपको बता रहे हैं, वो घूमते फिरते दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन आ जाएगा। बट जितना एक्सप्लोर किए रहोगे अपने चीजों को, उतना अच्छा तुम जवाब दे पाओगे। तो वाई एपीयू में व्हाट विल यू टेल? कोर्स हो गया, आउटकम्स हो गए, आउटकम्स में लर्निंग आउटकम्स हो गया, और स्किल आउटकम्स हो गया, और कैरियर्स हो गया, और सोसाइटी भी हो गया, नेशन भी हो गया, मतलब उनके एस्पेक्ट में। तो जब भी कोई कॉलेज की हम बात करते हैं ना, तो यही सब चीजों पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बेसिकली कितना एडवांटेज मिलेगा उस कॉलेज का, है ना। ऑफ कोर्स ब्रांड और नेटवर्क और नेम डज मैटर, बट आपको उस सेंस में नहीं बता के आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि जैसे कोर्स करिकुलम जो है उनका की फीचर क्या है ना, विच इज डिफरेंट देन अदर यूनिवर्सिटीज, जो आपको पसंद आता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है या रिसर्च ओरिएंटेड है ना, या कुछ ऐसा कंपोनेंट जो आपको कोर्स और करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। आपको ये पता है ना कि जैसे करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या फर्क है। जैसे एक कोई कोर्स होता है, कोर्स में अगर करिकुलर एक्टिविटीज जो होता है वो कोर्स से अटैच्ड होता है, जैसे मतलब उस पे मार्क्स, डिपेंडेंट मार्क्स होता है, जैसे मान लो कोई केस स्टडी है या कोई असाइनमेंट है, तो वो आपका करिकुलर एक्टिविटीज होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज होता है जो जिसका आउटकम जो है वो रिलेटेड टू दिस कोर्स होगा, बट फॉर दिस देयर इज नो मार्क्स अटैच टू इट, है ना। जैसे मान लो कि कोई तुम पेपर खुद से कर रहे हो, या कोई प्रोजेक्ट अलग से कर रहे हो, या कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो सिमिलर सब्जेक्ट का, है ना, या कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, जिसके लिए तुम्हें मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं, बट अगेन द आउटकम ऑफ दिस को करिकुलर एक्टिविटीज शुड मैच और अलाइन विद द कोर्स जो आप कर रहे हो, तो उसको को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब होता है whose outcome is not directly, of course आज के टाइम में तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं मैटर करेगा, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस कोर्स। तो जैसे डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, which you can use in your subject or course, है ना, अपने प्रोफेशन में उसको अप्लाई कर सकते हो, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट कोर्स, तो इसलिए उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर बोलते हैं। तो जब हम कोर्स और करिकुलर एक्टिविटीज के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाई एपीयू, यू कैन गो फॉर एपीयू।
आउटकम को भी जस्टिफाई करने के लिए कि जैसे मतलब द प्रोफेसर, द काइंड ऑफ प्रोफेसर एंड द रिसर्च दे आर डूइंग। अब तुमको ये जाके वहां पे पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा कि एपीयू के प्रोफेसर जो है हर साल एक अपना एक वो निकालते हैं, पेपर निकालते हैं जो नेशंस के डेवलपमेंट ऑडिट पे होता है ना। एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। उनको मतलब है कि सरकार भी उस पे उनसे डरती है टाइप से, उस रिपोर्ट से। तो कहने मतलब कि जो आउटकम्स हैं, जो लर्निंग और स्किल आउटकम्स हैं, इसमें इसके रिस्पेक्ट में तुम बता सकते हो कि वाई यूनिवर्सिटी कैन बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, करियर कैसे आपको वहां से मिल सकता है, कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इस सेंस में भी बता सकते हो। और अगेन इसके लिए तो चलो ठीक है, तो किसी भी कोर्स का आउटकम है, बट जैसे होता है ना कि द प्रोजेक्ट्स दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर ऑलरेडी डूइंग, है ना। क्योंकि जितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी और अच्छा यूनिवर्सिटी होता है, उसके प्रोफेसर जो होते हैं वो केवल टीचिंग लर्निंग पे नहीं ध्यान देते, है ना। प्रैक्टिस और रिसर्च, ये मैं पहले भी बोला हूँ, मैं बाद में बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि इस पे ध्यान देना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये तो है ही। एट द सेम टाइम प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी उनका कई बार सेल्फ वो होता है और कई बार वो कॉर्पोरेट कंसल्टिंग भी देते हैं। तो कॉर्पोरेट कंसल्टिंग हो गया, या फिर क्लाइंट के हिसाब से हुआ, या एरिया हिसाब से हुआ। कई बार नेशंस, मतलब कई प्रोफेसर ऐसे हैं जिसको दूसरी कंट्री बुलाती है कि आप ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कंप्लीट कर दो। तो जितना बड़ा यूनिवर्सिटी होता है उसके प्रोफेसर जो है, मतलब वो हायर ही ऐसे प्रोफेसर करते हैं जो जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। और तीसरा रिसर्च, तो इस एस्पेक्ट से भी बोल सकते हो कि पीपल हियर और प्रोफेसर हियर, है ना, उनके उनके डोमेन में ये सारा है। तो यू कैन जस्ट टैग अलोंग विद देम टू लर्न मोर ऑन ग्राउंड लेवल और एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो इस एस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप ब्रांडिंग और अदर चीजें जैसे फैसिलिटीज पे भी बात कर सकते हो। कई बार की जो इनका क्राउड है या फिर जो आपका पीयर ग्रुप है, वो बहुत स्मार्ट होगा, ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग जाते हैं। सो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एट वन प्लेस। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होंगे, तो यू विल आल्सो गेट पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपोजर। मतलब जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिल सकता है बाय लर्निंग देयर कल्चर और लर्निंग देयर प्रॉब्लम एंड हाउ दे हैव बीन एबल टू फाइट एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो है, ये तीन एस्पेक्ट में मैंने अभी केवल डेवलपमेंट स्टडीज का बताया, है ना। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो Yes, sir. इस हिसाब से बोल दोगे ना वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. कोई डर वर अभी भी लग रहा है? कोई क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में अभी रिलेटेड, तो पूछ बताओ। No, सर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं क्या, मतलब? नहीं, टेक्निकल मोस्टली देखो, टेक्निकल जैसे ऐसा एक ओपन एंडेड टेक्निकल भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा उन्होंने पूछा कि ओपन एंडेड टेक्निकल जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है ना। कई बार ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, और बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हु आंसर वो याद करके ही बोलते हैं। तो व्हाट वी वांट और व्हाट दे वांट इज कि आपके मतलब आपको खुद से क्या समझ है इसकी, है ना, रदर देन जो बुकिश लैंग्वेज में या फिर किसी का बोला हुआ ओपिनियन आप बोलते हो और आपका अपना अंडरस्टैंड किया हुआ ओपिनियन में फर्क पड़ जाता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, या फिर आप ऐसे जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं या कोरोना है, तो उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी है कि वो पूछ सकते हैं कि अगर हम सिर्फ हेल्थ केयर पे ध्यान दें अगले 3-4 साल, तो क्या हमारा डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर करेगा, है ना। या सरकार की प्रायोरिटीज जो है वो हेल्थ केयर पे ज़्यादा हो गई है, सो विल इट हैम्पर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी नीडेड है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। और मतलब ऐसे होता है ना, इन सब चीज़ों पे, जैसे बैंकिंग पे आजकल बहुत ज़्यादा बातें उठती हैं, है ना, प्राइवेटाइजेशन वगैरह का। उस पर पूछ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है, होना चाहिए कि नहीं। तो उस तरह का टेक्निकल पूछेंगे ओपन एंडेड, जो मुझे लगता है कि तुम लोग सारे लोग डिस्कस तो करते ही होगे, है ना। और इनफैक्ट मतलब अगर तुम ऐसे ऐसे किसी भी इशूज पे तुमको ओवरऑल और इनसाइट चाहिए, तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, तो हम 3-4 अगर इशूज हमारे पास एक साथ आ गए, 5 इशूज, तो हम एक क्लास उसी पे रख लेंगे,
बिफोर योर इंटरव्यू? 17 तारीख है ना, 19 से स्टार्ट है ना आप लोग का इंटरव्यू? Yes, sir. हाँ, तो किसी का 19 को है, किसी का 20 को होगा, किसी का 21 को होगा, ऐसे करके होगा नहीं? तो एक एक दिन तो हमारे पास है ही, कल का दिन है ही। तो किसी के पास, किसी को अगर अगर कोई इशू बेस्ड डिस्कशन करना है, और ऐसे रखना है कि 8-10 भेजो, मतलब 2-4 करके भेजो तो बेटर होगा, क्योंकि हर इशू का जो की अंडरलाइंग डिस्कशन का वो है, वो बहुत ही मतलब लिमिटेड है। उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी देयर, और एक बार अलाइनमेंट मिल जाने के बाद आप बहुत कुछ बात कर सकते हो, बट कोर जो इसेंस है किसी भी इश्यूज का सेम है। चलो एक बार कहने को भी लिख दिया, तो बताओ ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? somebody tell me। Sir, growth is an aspect of development. कैसे? इससे नहीं, ये तुम बताओ, किसी लेमैन को बोलोगे इतना तो समझेगा? वो तो बाबा जी वाली बात हो गई, डायमेंशन। सदगुरु वाले वो देखा तुमने मेम? उन्होंने हर चीज को कभी ना कभी डायमेंशन बताया हुआ है। बताओ ग्रोथ और डायमेंशन में फर्क बताओ। सर ये थोड़ा स्टूपिड सा लगेगा बट आई थिंक ग्रोथ नेगेटिव एस्पेक्ट में भी हो सकता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी, बट डेवलपमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही होता है, एज इन डेवलपमेंट। ऐसे ऐसे कौन बोलता है? मतलब बताओ, एक बात बताओ कि हम तुमसे पूछ रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। सर ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव मतलब सब्जेक्ट और डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव थिंग। और कुछ? सर दोनों चेंज की बात करते हैं, पर ग्रोथ मुझे लगता है कि थोड़ा लीनियर होता है और डेवलपमेंट मोर होलिस्टिक और राउंडेड होता है। और तो लीनियर का उल्टा होलिस्टिक नहीं होता ना? हाँ, नहीं मैं नहीं कह रही कि ये दोनों ऑपोजिट है, पर डिफरेंट है, मैं कह रही हूँ। Linear तो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ कैन बी हाँ एक्सपोनेंशियल आल्सो। हाँ, ट्रू एक्चुअली। और कुछ? तो ग्रोथ हम लोग सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एज अ होल देखते हैं। जैसे? सर एज इन की मतलब ग्रोथ ऑफ अ पर्सन होती है, लेकिन डेवलपमेंट एज इन की कैसे उसने हर एक एस्पेक्ट में डेवलप किया है एज अ होल। जैसे सर अगर एक सेक्टर है तो वो ग्रोथ कर रहा है, अगर वो मतलब हर साल उसका ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि उसका एक मतलब उस पूरे सेक्टर में ग्रोथ अच्छी खासी हो रही हो, बट जो उसके जो मतलब सेक्टर के लोग हैं, अगर उनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या उनके फाइनेंशियल स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, उनके लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो डेवलपमेंट बेसिकली वो क्वालिटेटिव चीज़ों को डिफाइन करता है जो एक सोसाइटी में होती है। और ग्रोथ एक मतलब किसी भी एक साइड में ग्रोथ हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, और कैसा भी ग्रोथ हो सकता है। मतलब जैसा इन लोगों ने बोला ना कि एक लीनियर साइड पे होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो 3D टाइप होता है, कि वो हर साइड में एक अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? ऑल्सो सर ग्रोथ इंक्रीज को डिपिक्ट करता है, पर ग्रोथ का मतलब नेसेसरीली इम्प्रूवमेंट नहीं होता। पर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें उसका वो इम्प्लाइड होता है कि कुछ इम्प्रूव हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई मतलब कुछ बेटर हुआ टेक्नोलॉजी में वर्सेस। हम्म, हाँ तो सुनो, मैं एक सर छोटा सा रिमोट एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैनेजमेंट के सेंस में, ठीक है? सूरज का नाम भी देखिए अभी। सर एक 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 मुझे भी बोलना था। सर बोलो। जैसे एक पार्ले जी का केस ले सकते हैं, बिस्किट का। सर उसका ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नहीं, तो प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो ये जरूरी नहीं है, सर जरूरी क्योंकि मतलब वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। मतलब दोनों एस्पेक्ट अलग है, और कभी कभी होता है कि ग्रोथ होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब तुम लेकिन एग्जांपल तो सही देना चाहे हो, बट तुम ज्यादा नैरो कर दिए, विच वाज नॉट मैंडेटरी हियर। क्योंकि अच्छा हर ठीक है। बार प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट ऐसा होता है कि उस रेंज में इट कीप्स द utmost क्वालिटी दैट इट कैन हैव, ठीक है? मैं तुम्हें इसी तरह से रिलेटेड एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक एक मैनेजमेंट साइंटिस्ट का नाम है कापलान, ठीक है? उसको बाद में कभी सर्च वर्च कर लेना, ठीक है? तो उन्होंने ये रियलाइज किया है कि एक कंपनी जो है, जैसे अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखती है केवल अपने अपनी असेसमेंट के लिए, ठीक है? कंपनी के जो वो शेयर होल्डर्स हैं, वो बेसिकली दे ट्राई टू सी कि हमने कितना रेवेन्यू अचीव किया, कितना प्रॉफिट रहा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रही,
है ना, इस पे वो ईयर लॉन्ग वो चेक करते हैं। एंड ही रियलाइज कि कई बार ऐसा हुई होता है कि कंपनी जो है कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है ना, उसके नंबर्स ग्रो कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना, वो ग्रो कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ सडन दैट कंपनी गॉट ऑब्सोलीट और वो उनका लॉस में चला गया। ऐसा कई बार होता होगा, तुम लोगों ने देखा होगा, कोई भी इंडस्ट्री का ले लो, उसका डेटा चार्ट अगर यूट्यूब पे देखोगे ना, जो विजुलाइज करते हैं ऐसे करके, जो चार्ट बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, कभी देखा होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे डेटा देखा है कि नहीं तुम लोगों ने? तो you'll see कि बहुत सारी कंपनी जो है, जो बहुत पीक पे रहते हुए अचानक डंप हो जाती है, तो बिकॉज दे वर लुकिंग इनटू ग्रोथ डेटा बट नॉट डेवलपमेंट डेटा। अब ये बात तो इनवेरिएबली तुम लोगों ने सबने बोल दिया है ना, किसी ने नहीं भी बोला होगा, बट मोस्ट ऑफ यू नो कि क्या तुम कहना चाह रहे हो। कि जैसे मान लो कि एज एन नेशन, है ना, हम दोबारा उस कंपनी पे जाएंगे, दोबारा कापलान जी पे जाएंगे, है ना, लेट्स वो पहले हम लोग यहाँ का वो कर लें। तो एज ए नेशन तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे वी कैन ग्रो पर कैपिटा इनकम, है ना, वी कैन हैव हायर जीडीपी, है ना, वो भी बढ़ रहा होगा, है ना, वी कैन हैव अदर डेटा विच कैन ग्रोइंग और विच में ग्रो ईयर बाय ईयर, बट दैट डजंट मीन कि वी आर एक्चुअली डेवलपिंग, है ना। और एक्चुअली डेवलपिंग के लिए आप क्या कंसिडरेशन रखते हो? आप बोलते हो 360 डिग्री या फिर राउंड द ऑल एस्पेक्ट में ग्रोथ होना चाहिए और ऑल एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो उस ऑल एस्पेक्ट का नाम क्या हो सकता है? मतलब व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर? So with respect to the nation, नहीं मतलब, हाँ मतलब सोसाइटी की ही हाँ, डेवलपमेंट और नेशन का ही ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि ग्रोथ तो चलो ठीक है, आप पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, रूपी वैल्यूज, इस तरह की चीजों पे ग्रोथ देख सकते हैं, बट दैट डजंट लीड टू डेवलपमेंट, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली लीड टू डेवलपमेंट। यही तो बोलना चाह रहे थे ना तुम लोग। एंड यू वर आल्सो सेइंग कि डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक थॉट प्रोसेस, है ना, जिसका तो डेवलपमेंट में ऐसा क्या क्या चीजें आता है जिसको तुम चाह रहे हो कि यहाँ पे कंसिडर करना, विच डजंट हैव डायरेक्ट ग्रोथ का वो, तो तुम बोलोगे कि हेल्थ, है ना, health, education, एजुकेशन, फिर Overall better standard of living of an हाँ, individual स्टैंडर्ड or ऑफ of their लिविंग, family. ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता था, पीएसएल बोलते थे, बट इसका कोई कंक्रीट मेजरमेंट नहीं है, और एक किसी इकोनॉमिस्ट ने मेजरमेंट बनाने का कोशिश किया, बट कुड नॉट वर्क। बट पुराने इकोनॉमिक्स की किताब देखोगे ना, आज से 15 साल पहले, तो ये भी टर्म बार बार आता था, है ना। हम लोग तो ऐसे बोलते हैं एचडीआई, हम सबसे ज्यादा अगर अभी डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो हम बेसिकली एचडीआई पे वी आर, मतलब वी ऑलवेज लैंड टू एचडीआई, है कि नहीं? यही होता है ना। दो ही डेटा तुम देखोगे जनरली सुनने को मिलता है, या तो एचडीआई या तो गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली वो बताता है, इक्वलिटी को बताता है, इनकम इक्वलिटी को या प्रोस्पेरिटी के इनइक्वालिटी को, ठीक है। और एचडीआई जो है वो बेसिकली तीन चीजों पे, कौन कौन तीन चीजों पे बेस्ड है एचडीआई? फटाफट बताओ। नहीं आता क्या तुम लोग को एचडीआई? life expectancy, हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेजर ऑफ हेल्थ के लिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज करते हैं, तो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट हियर बोलना, कि हेल्थ को हम ध्यान में रखते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज किया, है ना। दूसरा, सर एक कुछ एजुकेशन का भी होता है उसमें, पर हाँ, मुझे याद नहीं है। हाँ एजुकेशन, उसमें लिटरेसी रेट को ध्यान में रखा जाता है, और तीसरा जीडीपी होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने हमने ये सोचा कि हम ग्रोथ को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, मतलब ग्रोथ को ध्यान नहीं देंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोला मैंने, मतलब ग्रोथ पे ही खुश नहीं होंगे, तो वी नीड टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन आवर थॉट प्रोसेस। और डेवलपमेंट को भी हम बहुत लिमिटेड फीचर से मेजर कर पा रहे हैं, which is life expectancy, literacy rate and per capita income. Again, we are finding or we are dependent upon few parameters growth, है कि नहीं? हम, मैंने बोला कि किसी एक पैरामीटर पे नहीं जाते हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हम फिर तीन ही चीज पे तो देख रहे हैं, तीन ही क्राइटेरिया पे देख रहे हैं। समझ आ रही है बात में क्या कह रहा हूँ? यस सर।
So basically डेवलपिंग यहाँ उस डेवलपमेंट बात अलग है, इस डेवलपमेंट अलग बात है। प्रिपेयरिंग अ मेजरमेंट सिस्टम और एक ऐसा कुछ हम इवॉल्व कराएं कि हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को एक्सेस कर पाए, वो भी मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, बट दैट नॉट हैज बीन डन येट। हम इधर भी यूज HDI, हम हर जगह HDI का यूज कर देते हैं और हर जगह गिनी कोएफिशिएंट का। और रिसेंट टाइम्स में एक नया सा वो आया हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, which not many people agree to this index, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. So even most of the time 90% केसेस में, या फिर समझो कि 95% केसेस में स्टूडेंट जो है वो तुरंत बोलना शुरू कर देता है कि डेवलपमेंट शुड बी द की एजेंडा फॉर अ गवर्नमेंट, है ना, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आती है। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक कैच है, आप डेवलपमेंट अचीव कर ही नहीं सकते विदाउट ग्रोथ के इन डिफरेंट अलग क्राइटेरिया में। जैसे अगर आप HDI बढ़ाना चाहते हो इंडिया का, तो आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, दैट अगेन इज अ ग्रोथ इन सम डेटा। अगर आप HDI बढ़ाना चाहते हो तो आपको एजुकेशन लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना पड़ेगा, दैट अगेन इज अ ग्रोथ, सम काइंड ऑफ ग्रोथ, है ना। और पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात आती है। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ को इग्नोर करके डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, और ग्रोथ केवल वन डायरेक्शनल होता है या लीनियर होता है, दैट डजंट मीन कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ इन इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट टू अचीव द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट जो आप चाहते हो। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. सो व्हाइल डिस्कशन विथ टीचर, आप किसी की तरफ अलाइन नहीं होना है कि डेवलपमेंट, आप बोलोगे कि ऑफ कोर्स डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव, but since development cannot be measured directly on the basis of just few parameters, तो हमको अल्टीमेटली हमें ग्रोथ के फैक्टर्स पे ही काम करना पड़ेगा। और ग्रोथ के फैक्टर्स पे काम करना इज स्टिल इजी, जैसे पर कैपिटा इनकम है, या इनइक्वालिटी को वो करना है, या फिर हेल्थ के डेटा बढ़ाना है, तो आपको अलग अलग गोल्स मिलते हैं। तो वाइल कंसिडरिंग ओवर ग्रोथ, है ना, ग्रोथ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपको क्विक गोल्स मिलते हैं कि कहाँ पे आपको काम करना है ना, और पैरामीटर्स डेवलप होता है कि इस पैरामीटर्स पे आपको काम करना है, ठीक है। बट अगर आपको कोई बोलेगा, जैसे मान लो GDP पे यू कैन ऑलवेज वर्क कि GDP कैसे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम पे ऑलवेज वर्क। GDP के भी फिर कंपोनेंट हम निकाल लेंगे, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी और सेक्टर, इन सब का कंपोनेंट पे वी कैन लिटरली वर्क। लेकिन कोई बोलता है कि HDI पुश करो, तो वो तो फिर वही GDP पे डिपेंडेंट हो गया ना अल्टीमेटली। जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़ेगी हमारी, या तो पॉपुलेशन को कम कर दो, है ना, विद द सेम इनकम, या फिर आप उसको इनकम ही जनरेट करो ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ, sir. तो एंड गोल आपका डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन फॉर वर्किंग, है ना, फॉर मैनेजिंग, फॉर लुकिंग अहेड, आपके लिए ग्रोथ पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब नाउ इट्स अपॉन सब्जेक्टिव वो जुडिक्शन बोलो या फिर ओपिनियन बोलो कि आप किस किस जगह पे ग्रोथ को पहले टारगेट करना चाहते हो। डू यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स फर्स्ट, और डू यू वांट टू इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल फर्स्ट, और डू यू वांट टू मेक इट बैलेंस्ड वे, ठीक है। डू यू वांट टू इंक्रीज SEZ, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बढ़ाना चाहते हो, है ना, या फिर यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना चाहते हो, है ना, आप वोकेशनल स्किल्स वर्कर क्रिएट करना चाहते हो ज्यादा, या फिर रिसर्चर क्रिएट करना चाहते हो ज्यादा। तो हर जगह आपके पास एक अलग अलग टाइप का डिलेमा एग्जिस्ट करेगा, है ना, which गवर्नमेंट हैज टू डील विथ इट एवरी डे। और एक ट्रेड ऑफ आपका हमेशा रहेगा, या हर जगह आप बैलेंस भी करके नहीं चल सकते, क्योंकि होता क्या है कि कम एफर्ट से वो काम ही नहीं हो पाता। तो इसलिए कई बार किसी किसी क्राइटेरिया, किसी किसी एस्पेक्ट में जब आप उस पर चाहते हो कि अच्छा काम करें, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव करना ही पड़ेगा, आपको बाकी चीजों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। सो वुड यू लाइक टू वर्क फॉर ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हर जगह पे आपके पास अलग अलग टाइप के ट्रेड ऑफ्स हैं, स्ट्रेटजिक वो है, बट स्टिल यू हैव टू थिंक इन टर्म ऑफ ग्रोथ ओनली, है ना। तो डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, बट फॉर वर्किंग मेथोडोलॉजी, फॉर वर्किंग
गवर्नमेंट मैकेनिज्म गवर्नेंस के लिए या फिर आपके लिए भी, मतलब जो एनजीओज में या फिर सीएसआर में काम करोगे, तो आप पूरे डेवलपमेंट पे आप काम ही नहीं कर सकते जब तक आप ग्रोथ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं टच करते। समझ में आई मेरी बात? यस सर, मतलब डेवलपमेंट एक बड़ा बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंडर में ग्रोथ आता है। हाँ, यही यही तो कुछ है मतलब ना सर। ग्रोथ पे से ही डिपेंडेंट है डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ग्रोथ एक उसका पार्ट है। अगर वो होगा तो फिर पूरा ओवरऑल प्रोसेस डेवलपमेंट होगा। प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट इज द गोल, हाँ है ना? मतलब एंड मैं वी डोंट नो हाउ टू अचीव डेवलपमेंट रेदर देन वर्किंग फॉर ग्रोथ। हाँ, मैं मतलब वही बोलना चाहता कि एक प्रोसेस है, उसके पार्ट्स है, जो पार्ट्स है वो है ग्रोथ है। अगर वो होगा तो पूरा ओवरऑल जो गोल है वो अचीव हो पाएगा, जो डेवलपमेंट का है। तो सी द पॉइंट इज, आपको ध्यान क्या रखना है ना? जैसे ये क्वेश्चन बहुत इनवेरिएबली पूछता है कि जैसे किसी ने बोला कि व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ओवर ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो आप वहां पे ऐसे बोलोगे कि डेवलपमेंट इज व्हाट वी शुड एस्पायर फॉर, डेवलपमेंट इज व्हाट वी शुड ट्राई टू अचीव, बट सिंस अचीविंग दैट डेवलपमेंट you need to have growth in different parameters of economy and other factors, है ना? और जिस पे आपका काम करना इजी है, मतलब जब आप सेग्रीगेट कर देते हो, नंबर्स डाल देते हो, आप उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने लगते हो, जैसे हमने बोला कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए या इक्वलिटी बढ़ाने के लिए या फिर जीडीपी बढ़ाने के लिए या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए या लिटरेसी बढ़ाने के लिए या एजुकेशन का आउटपुट बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स क्रिएट कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसके की एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ यहाँ पे हम काम करेंगे तो ये चेंज आएगा, तो वो काम करना आसान होता है। तो फॉर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, फॉर वर्किंग पर्सपेक्टिव, ग्रोथ इज द की हियर, है ना? आपको पता, अब ये बात है कि बैलेंसिंग द ग्रोथ, कहाँ पे आप ग्रोथ चाहते हो और कहाँ पे कैसे चाहते हो, आप इन्वायरमेंट का कितना नुकसान करके आप कंट्री का फैक्ट्री आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप इन्वायरमेंट के डेटा को ठीक रखना चाहते हो, फैक्ट्री आउटपुट का डेटा कम भी रहे तो चलेगा। तो ऐसे जो डिलेमा होते हैं वो आपको मेंटेन करके डिसीजन लेना पड़ेगा, वो ट्रेड ऑफ करके डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना? उसके बाद जो है, तब जाके यू कैन आइडेंटिफाई कि हम डेवलपमेंट में कहाँ मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो डेवलपमेंट इज नॉट द थिंग वेयर वी कैन वर्क, बट ग्रोथ इज अ थिंग, और ग्रोथ इज द पैरामीटर जहाँ पे हम बेसिकली काम कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। बोल दोगे ना ऐसे कुछ? हाँ सर। हाँ, हम इसको अपलोड कर देंगे, इसको दोबारा सुन लेना, क्योंकि यही एक बेस्ट वे होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ पे डिस्कशन करने का। मतलब हर बार आपको ट्रैप किया जाता है कि आप फटाफट डेवलपमेंट बोलो और फिर उसके बाद आपकी क्लास लगाते हैं टीचर्स, ठीक है? तो हम जो एग्जांपल पहले दे रहे थे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो भी बता दें कि हमने बोला कि एक कंपनी होती है, कई सारी कंपनी जो ईयर लॉन्ग ईयर, है ना, दे स्टार्ट और दे हैव देयर रेवेन्यूज राइजिंग और प्रॉफिट राइजिंग, बट ऑल ऑफ सडन दे गेट ऑब्सोलीट और बंद हो जाती है। तो कापलान जो थे साइंटिस्ट, और ये लिविंग लेजेंड है, मतलब ये सब पुराने बात नहीं है, ये मोस्ट रिसेंट बात ही है। ही थॉट कि नहीं, द वे वी आर assessing our company's performance, the way we are measuring our company performance was entirely based on finance data, है ना? finance data जो कि कंपनी के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो कंपनी के सेंस में किया गया, ठीक है? नाउ यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि इसको कंट्री के सेंस में करने पे या सोसाइटी के सेंस में करने पे कितना मल्टी लेयर्ड काम हो जाएगा ये। And just see the dilemma here, जो मैं हर बार तुमसे बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज स्टिल इजी, जो तुम्हारा सेक्टर है दैट इज मोर चैलेंजिंग एंड मोर कम्बरसम बोलो या फिर डिफिकल्ट टू परफॉर्म होगा। तो जब कापलान ने ये आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने क्या किया, एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम बैलेंस स्कोर कार्ड एक बनाएंगे। स्कोर कार्ड तो जानते हो ना, तुम लोग को बचपन में मिलता था क्लास के बाद, हर साल एग्जाम के बाद। पता है ना तुम लोग को स्कोर कार्ड क्या होता है? हाँ सर। प्रोग्रेस रिपोर्ट, यही बोलते थे, क्या बोलते हो तुम लोग? तो एक बैलेंस स्कोर कार्ड उन्होंने बोला कि हम 5 पर्सपेक्टिव से कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, है ना? कंपनी के पर्सपेक्टिव, जैसे प्रोसेसेस का ग्रोथ क्या है, प्रोसेसेस कैसे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोसेस का डेवलपमेंट है कि नहीं, प्रोसेस का ऑडिट करना।
कस्टमर का ग्रोथ क्या है, कस्टमर के अवेयरनेस लेवल पे कस्टमर का ट्रस्ट लेवल कितना बढ़ रहा है ना, लॉयल्टी कितना बढ़ रहा है। इंटरनल ग्रोथ है ना, इंटरनल मतलब इंटरनल एम्प्लॉय की ग्रोथ है ना, एम्प्लॉयज की ग्रोथ क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो कितना बढ़ रहा है। एंड उसमें फाइनेंस डेटा तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, उसको तो इग्नोर किया नहीं जा सकता, फाइनेंस डेटा। ये 4 बेसिकली मेजर कंपोनेंट उन्होंने, और फिर बाद में कुछ कुछ और कंपोनेंट ऐड किया जा सकता है कि हाउ फ्लेक्सिबल वी आर, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का मेजरमेंट है ना, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट इज चेंजिंग डे बाय डे। तो ऐसे करके उन्होंने एक बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया एंड ही रोट अ बुक ओवर इट, कि उन्होंने एक किताब लिखा बैलेंस स्कोर कार्ड। और उन्होंने समझो कि मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, एंड व्हाट ही डिड, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कापलान। तो ये जो वो होता है ना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव लोग के लिए कराया जाता है, जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बीच बीच में कॉलेज जाते रहते हैं पढ़ने के लिए 5 दिन 10 दिन के लिए। तो इन्होंने इसी बैलेंस स्कोर कार्ड का एक वो रखा, MDP रखा, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। अनलॉट मेनी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स आए, तो उसमें से एक कंपनी के स्टूडेंट को इतना अच्छा लगा वो ये अप्रोच टू थिंक एंड टू परफॉर्म द असेसमेंट, और असेसमेंट को करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, उन्होंने बोला कि वी वांट टू यूज दिस इन आवर कंपनी एंड यू ओनली, मतलब कापलान को बोला यू ओनली विल लीड द प्रोजेक्ट। सो ही एक्सेप्टेड, और द कंपनी का नाम था केमिकल बैंक। तो मतलब इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी, या समझो कि जो भी है, मतलब एक कंपनी, ये हो सकता है ये ना भी हो, दूसरी कोई कंपनी हो, क्योंकि उससे पहले भी हमने कहा। तो कापलान को ही उन्होंने, केमिकल बैंक में जो बैलेंस स्कोर कार्ड यूज हुआ वो कापलान ने इम्प्लीमेंट कराया था। तो ही स्टार्टेड, मतलब ही वेंट विथ हिज टीम, है ना। टीम कौन होता है, बेसिकली कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, या कोई और प्रोफेसर हुआ, एक दो हायर कर लिया कुछ टीम मेंबर को, एंड ही इम्प्लीमेंटेड द बैलेंस कार्ड हियर इन केमिकल बैंक। तो ये इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि उसके बाद जितने भी बड़ी कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नाउ यूजेस बैलेंस स्कोर कार्ड, है ना। ऑफ कोर्स कस्टमाइज करना पड़ता होगा उनको अपने अपने उसके लिए, बट ऑल दीज, जैसे प्रोसेस मेजर करना भी बहुत टिपिकल काम है, कई सारे कंपोनेंट्स के ऊपर हम नंबर देते हैं आउट ऑफ 10 और फिर उस पर काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इस पे अगर ये स्कोर कार्ड बना के हर साल की स्ट्रेटजी हम ऐसे बनाएंगे कि हम इस स्कोर कार्ड में डेवलपमेंट चाहेंगे एट ऑल एस्पेक्ट, नॉट जस्ट फाइनेंस एस्पेक्ट। तो सब ठीक, ये कंपनी के लिए था, इट वाज वेरी इजी टू वर्क हियर, क्योंकि आपके पास 4 ही चीजें हैं विच इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर है, इंटरनल एम्प्लॉइज हैं, कस्टमर भी बहुत कम है आपके पास, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी मास उसकी कस्टमर है। इंटरनल एम्प्लॉइज है वो कितने ही होंगे, वो 2000 3000 भी हो सकते हैं। प्रोसेसेस कितनी होती होगी कंपनी की, मान लो कि बहुत ज्यादा, तो अगर 8-10 मेजर प्रोसेसेस है, उसके अंदर में हंड्रेड्स ऑफ सब प्रोसेसेस होंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी कितना ही देखना है तुमको, है ना, स्टिल इट इज लिमिटेड टू अ टाइप ऑफ कंपनी, और फाइनेंस तो उसी कंपनी का। तो सी, दिस इज वेरी स्मॉल वर्क, but still these days those people who are working for balance scorecard they are earning too much, क्योंकि कंपनी के साथ में क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अटैच होता है, और नेशन और सोसाइटी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी नाम का कोई आउटपुट नहीं होता है ना, जो एक्सटेंडेड आउटपुट है वो नहीं होता, वो हमेशा इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट फिगर्स में ही रह जाता है। तो पॉइंट ये है कि फॉर कंट्री डूइंग जस्ट दिस या रेप्लिकेटिंग जस्ट दिस थिंग, है ना, वो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ तुम लोगों को? एबल टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। तो इसी तरह से अगर आपके पास और भी टॉपिक्स हैं जिसको आप चाहते हो कि उस पर डिस्कशन किया जाए, है ना, तो उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब एक बात और आती है कि पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो भी की लर्निंग जो हमने डेवलपमेंट से बताया, वो शाम की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विथ DPP प्रोग्राम, ठीक है। DPP और रेगुलेटरी वाला प्रोग्राम के साथ जो उसका डिस्कशन है उसके साथ हम करेंगे। बट अभी डेवलपमेंट स्टडी के एस्पेक्ट में बताओ, डू यू वांट टू आस्क समथिंग मोर, और कुछ और पूछना है तुम लोगों को? कोई डर, कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पूछना चाहिए? सर कुछ पॉलिटिकल भी पूछ सकते हैं क्या? पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट ये तुम्हें ध्यान रखना है
कि जो पूछा है वही जवाब देना है। सो लाइक yesterday I told you about आंसर राइटिंग कि जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ना चाहिए तुमको बिफोर आंसरिंग इट। सिमिलरली व्हाइल आंसरिंग देयर क्वेश्चन इन मतलब जो एक्सटेम्पोर टाइप से हो रहा है एटलीस्ट उसको भी 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ो कर तो नहीं बोला जा सकता, मतलब ध्यान देके उसको आंसर दो कि एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहे हैं ए और आप बता रहे हो स्मॉल ए, मतलब कैपिटल ए बता रहे पूछ रहे हो आप स्मॉल ए बता रहे हो, माइंड मतलब कि इतना भी डिफरेंस जो है वो डिसोनेंस क्रिएट कर सकता है और आपको मार्क्स को कम मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू थिंक व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग। आप उसमें खराब बोलोगे चलेगा, बट वही बोलना है जो पूछ रहे हैं। जैसे यू माइट नॉट हैव एनी आइडिया फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उस जितनी बहुत स्मॉल आइडिया है तो आप वही स्मॉल आइडिया बोलना ठीक है, रदर देन किसी और टॉपिक का ज्यादा आइडिया आप बता रहे है ना। तो इट विल नेवर बी लाइक कि भाई हमको जो सब आता है वो तो बोल ही दे, भले जो पूछ रहे हो नहीं बोल पा रहे, ऐसा नहीं करना है।